देखिए, जो मुश्किल वक्त चल रहा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं, वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। जो इनकी दो एजेंसीज हैं, सीबीआई और ईडी, उनको सिस्टमैटिकली यूज किया गया है विपक्ष पर हमला करने के लिए। वो कहते हैं हमारे पास अमित शाह है। इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह जी जाके विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। तो मतलब राजनीति पैसे के आगे बिक रही है। बिल्कुल बिक रही है, पैसे के आगे बिक रही है, सीबीआई और ईडी के आगे बिक रही है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एहसान खान। शिखर सम्मेलन का मंच सजा हुआ है। एक के बाद एक 24 चुनाव को लेकर नेताओं का आकलन आप सुन पा रहे हैं। इन चुनाव में सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या होगा, निर्णायक मुद्दा कौन सा हो सकता है, ये तमाम बातें अभी तक नेताओं की जुबानी आपके सामने आई हैं। और अब इस सत्र में, शिखर सम्मेलन में, वो खास मेहमान जिनसे बात खासतौर से दिल्ली की सियासत में जिस तरीके की हलचल हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद, उसको लेकर विस्तार से होगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दिल्ली की मंत्री आतिशी। अब शिखर सम्मेलन के इस मंच पर हमारे साथ मौजूद होंगी और इस सत्र का संचालित करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल। और आतिशी से सबसे बड़ा सवाल तो यही होने वाला है कि अब आपका क्या होगा। जोरदार तालियां आतिशी के लिए। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। अभी बाहर भी आपके एक रिपोर्टर ने पूछा, तो उन्होंने पूछा कैसी हैं आप, तो मैंने कहा संघर्ष जारी है। पार्टी कैसी है आपकी? पार्टी का भी संघर्ष जारी है। मुश्किल वक्त चल रहा है। देखिए, जो मुश्किल वक्त चल रहा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं, मैं ये मानती हूं कि जो आज का वक्त है वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, ये एक स्टैंडअलोन इशू नहीं है, ये एक स्टैंडअलोन इवेंट नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल की ट्रैजेक्टरी देखिए भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की, तो उन्होंने विपक्ष को खत्म करने की एक मुहिम चलाई है। जो इनकी दो एजेंसीज हैं, सीबीआई और ईडी, उनको सिस्टमैटिकली यूज किया गया है विपक्ष पर हमला करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है। वो चुनाव लड़ते हैं, जिस राज्य में वो चुनाव जीत जाते हैं वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। जहां पर वो चुनाव नहीं जीतते, विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, उनका ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब राज्यों में चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने पंजाब में आपके एमएलए थे शीतल अंगुराल, उन्होंने कहा 25-25 करोड़ की ऑफर है और हमें ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनाया जा रहा है। पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई। 2 दिन पहले वही शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये ऑपरेशन लोटस सही है, शीतल अंगुराल सही थे, या वो एफआईआर गलत है? देखिए, ये ऑपरेशन लोटस को इस पंजाब में थोड़ी हुआ है। सिर्फ आपने इतने स्टेट गिनाए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये ऑपरेशन लोटस एक के बाद एक हर राज्य में हुआ है। ये सवाल अगर आप उठाएं कि पंजाब में किसने किसको पैसे दिए, कब दिए, कहां दिए, एफआईआर हुआ, उसकी तो डिटेल हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ही विधायकों को तोड़ती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और चुनाव ना जीतने के बाद सरकार बनाती है। मुझे याद है जब कर्नाटका का लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, अभी के इलेक्शन से पिछला इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। आपके जैसे ही एक टीवी चैनल था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता बैठे हुए थे। तो उनकी एंकर ने पूछा कि जी आपकी तो मेजॉरिटी आई नहीं, आप सरकार कैसे बनाएंगे? और बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। एंकर ने फिर से पूछा जी आपके पास तो संख्या बल नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास अमित शाह है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमित शाह जी जाके विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। अच्छा, जहां पे विधायकों की खरीद विधायक बिक क्यों जाते हैं? देखिए, बताइए ना। मतलब मैं बिल्कुल सही बात, मैं खरीदार हूं, लेकिन बिकने वाला क्यों तैयार हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब विधायक खरीदने वाले को देना पड़ेगा कि क्यों करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं ये करोड़ों रुपए। दूसरी बात, आप इस बात को समझिए, मतलब राजनीति पैसे के आगे बिक रही है।
बिल्कुल बिक रही है, पैसे के आगे बिक रही है। उसमें आपके पार्टी के लोग भी शामिल हैं। सीबीआई और ईडी के आगे बिक रही है। नहीं, पर उसमें आपकी पार्टी के भी एमएलए शामिल हैं। आपके पार्षदों ने भी पाला बदला चंडीगढ़ में अभी आप देखिए, आपके एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव पे ही मुझसे पहले कौन बैठा था? प्रफुल्ल पटेल जी बैठे थे, मैन ऑफ द मोमेंट। कुछ समय पहले तक एनसीपी में थे, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के केसों की फहरिस्त थी। पिछले साल तक माना जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल जी को एयर इंडिया स्कैम में, जो 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके साथ छगन भुजबल जी थे एनसीपी में, उनका माना जा रहा था कि इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम, उनका कोई शुगर कोऑपरेटिव स्कैम, उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर एनसीपी छोड़ के ये दोनों नेता चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जाके सारे नेता विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ निकल के आ जाते हैं। छगन भुजबल जी के केस में ईडी ने कुछ दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट में खड़े होकर यह कहा कि हम अपना केस बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल खो गई। यह कहा ईडी ने छगन भुजबल जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। प्रफुल्ल पटेल जी, उनका तो सबसे रीसेंट केस है एयर इंडिया के 70,000 करोड़ के स्कैम में। जब प्रफुल्ल पटेल जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब से यह मैटर चल रहा था। कल सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। अगर ये एनसीपी में रहते तो ये 100% जेल में जाते। अपनी जान बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए ये सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। चलिए एक सेकंड, आम आदमी पार्टी, हाँ सुनिए, आम आदमी पार्टी, आपके एमपी और आपके एमएलए की क्या मजबूरी थी? ये तो चलो जेल में जाने से बच रहे। जालंधर का इकलौता एमपी आपका रही होगी कोई ना कोई, वो एमपी 2 दिन पहले बीजेपी में चला गया, उनकी क्या मजबूरी थी? रही होगी कोई ना कोई उनकी मजबूरी। हो सकता है कि सबको अपनी जान बचाने में, अपनी परिवार की जान बचाने में, सब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे हौसला रखने वाले नहीं होते हैं। आज आप मनीष सिसोदिया जी की पत्नी के बारे में सोचिए, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पेशेंट, देख रही हैं कि उनका ईमानदार पति 1 साल से तिहाड़ की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। कितने परिवारों में इतना हौसला होगा कि वो अपने पति को कहें, अपने बेटे को कहें, अपने भाई को कहें कि तुम अरविंद केजरीवाल के साथ लगे रहो, लोकतंत्र की इस लड़ाई में लगे रहो। ज्यादातर परिवार अपने जेल में जाने वाले भाई को, पति को, बेटे को यही कहेंगे कि अपनी जान बचा लो, भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, सारे केस खत्म हो जाएंगे। हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति संजय सिंह की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन की तरह बहादुर नहीं होता, हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की तरह बहादुर नहीं होता, जो तिहाड़ के सलाखों से डरता नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं है। मैं एक सलाह देता हूं आपको। मुझे ये लगता है कि आप लोग जब किसी को भी कैंडिडेट बनाते हो ना, तब ये देख लिया कीजिए कि कहीं ये लोटस में, कहीं ये लालच में, कहीं ये सिक्योरिटी के खतरे में लोगों से धोखा तो नहीं कर देगा। ये देखना आज हर पार्टी के लिए जरूरी हो गया। मैं आपसे पूछती हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते? भाई, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है हमसे तो सामने आके लड़ो। ये सीबीआई और ईडी के पीछे छुप के क्यों चुनाव लड़ते हो? अगर आपको आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, हमारा चुनावी मैदान में सामना करो, हमारा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सामना करो, हमारा दिल्ली की 7 सीटों में सामना करो, पंजाब की 13 सीटों में सामना करो। क्यों आपको ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने की यही चैलेंज आपके एमपी और वो एमएलए क्यों नहीं देते जो रात को कहीं होते हैं और सुबह कहीं होते हैं? आपने भी तो कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं सभी पार्टियों को उसी दायरे में रख रहा हूं। आप क्यों कैरेक्टर नहीं देखते आदमी का? क्यों लोगों के सिर ऐसे लोगों को डाल देते हो जो रात को कहीं सोते हैं और सुबह उठते कहीं और है? सर जी, अब आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड देखिए। ये एक इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी हमारी सरकार नहीं गिरा सकी है। 2013 में 28 विधायक थे हमारे, 49 डेज की गवर्नमेंट बनाई थी हमने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक थे, 4 विधायक चाहिए थे उनको। आम आदमी पार्टी के 4 विधायक तोड़ के लेके जाते, सरकार बना लेते। 8 महीने तक कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं तोड़ पाए। राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके बाद उनको चुनाव करवाने पड़े क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं तोड़ पाए।
आतिशी जी, तो आपके बॉस। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल, मैं आपसे रिवर्स सवाल पूछूं। सवाल तो मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, हम भी पूछ सकते हैं, पत्रकार तो मैं हूं। देखिए ये लोकतंत्र है, सबको सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमें जिसके घर चोरी हो रही है हम उस पे आरोप लगाएंगे कि जो चोरी कर रहा है हम उस पे आरोप लगाएंगे? अपना घर सुरक्षित क्यों नहीं है आपका? अरे आपको सर क्यों लगता है हमारा घर सुरक्षित नहीं है? पंजाब में आपकी सरकार है, आपके 92 एमएलएज हैं आउट ऑफ 117, लेकिन बावजूद उसके एमपी जो रातों रात आपने कांग्रेस से लिए, वो पता ही नहीं लगता आपको कि कब दूसरी पार्टी में चले गए। फिर हम दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा देते हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पर आप लोग अपने घर को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे? अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार ही हूं मैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना पड़ेगा। क्यों वो विधायकों की खरीद फरोख्त करती है? क्यों वो सीबीआई ईडी के केस लगाती है? क्यों चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करती है? क्यों कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है? क्यों सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उगाही करती है? आज भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके लोकतंत्र की हर संस्था को खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि क्यों चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले उनके द्वारा हैंड पिक्ड एक इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देता है? ऐसा क्या करने को कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने उस इलेक्शन कमिश्नर को कि चुनाव के 2 दिन पहले उसको अपना इस्तीफा देना पड़ा? बताए भारतीय जनता पार्टी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन प्रोसेस से क्यों निकाला? बताए भारतीय जनता पार्टी कि जब 2 इलेक्शन कमिश्नर्स चुन रही थी तो जो नेता विपक्ष वहां पे था उसको 212 नामों की आपने फहरिस्त दे दी, जिसको चुनने वाले थे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन 1952 से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रही है। 1952 में जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी। कोई नहीं मानता था कि भारत जैसे देश में चुनाव हो सकता है। लोग सोचते थे इतना बड़ा देश, इतने लोग अनपढ़, इतने लोग गरीब, यहां पे चुनाव होगा कि नहीं होगा? यहां पे लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के विपरीत 75 साल से भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूती से चल रहा है। पॉलिटिकल लोग लोकतंत्र को क्यों हर मौके पर कोसने लग जाते हैं? अपनी खामियां क्यों नहीं देखते? हम तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश की जनता को यह समझना होगा कि सिर्फ चुनाव में वोट डालना लोकतंत्र नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, किम जोंग जो वहां के तानाशाह हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। वो किसी और को चुनाव लड़ने नहीं देते। इकलौता व्यक्ति चुनाव लड़ता है, 99% वोट लेके आता है और कहता है मैं इस देश का लोकप्रिय नेता हूं। उसी तरह आज हमारे देश में भी यही हो रहा है। चुनाव की घोषणा आने वाले हैं, चुनाव में पता लग जाएगा। उसको हम जो है डिबेटेबल इसलिए नहीं बनाते कि लोग वोट करते हैं, वो हर पार्टी अपने हिसाब से ट्विस्ट करती है। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके बॉस ये बात आपको नहीं, अब फिर वो ईवीएम पे चली जाएगी बात, फिर लोकतंत्र पे चली जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। बात को लोकतंत्र पे जाना होगा, बात को लोकतंत्र पे इसलिए जाना होगा। बायकॉट कीजिए ना कि इलेक्शन अच्छा नहीं होता, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात को लोकतंत्र क्यों नहीं आप क्यों पार्टिसिपेट, क्यों बॉयकॉट करें? क्यों ये जिम्मेदारी, क्यों फिर अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसको मैम चैलेंज मत कीजिए। चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। आपने ये बांग्लादेश में होता था कि बांग्लादेश के जो नेता हैं जब चुनाव लड़ने जाते थे विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देते थे। कुछ समय पहले पाकिस्तान में हमने सुना था कि इमरान खान की पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। सूडान में जब चुनाव होता है, चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। भारत के लोकतंत्र की तुलना आप उन सबसे मत कीजिए जो भारत के लोकतंत्र को देखकर अब करना पड़ेगा, निशाना देखते हैं। पर अब करना पड़ेगा क्योंकि भारत में पहली बार इंडिया एक फेलिंग डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस दिन ये कहेगी कि यहां का इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे पंजाब में आतंकवाद के टाइम में अकाली दल ने कह दिया था हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों कहें ऐसा? हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, हम आलोचना भी करेंगे। हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इस देश में लोकतंत्र को बचाने की बात को हम लोगों के पास लेके जाएंगे। और मैं आपसे दावा कर सकती हूं कि लोग इस बात को समझते हैं। आज दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश के लोग इस बात को देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद
आप विपक्ष के एक बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं। सारे लोग देख रहे हैं कि आपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। चुनाव के होने से कुछ दिन पहले आपने कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव की घोषणा के बाद आपने पिछले 3 दिन से आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सील करके रख दिया। अगर आप विपक्ष को चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बात बताइए, आपके बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके अब पार्टी के बॉस कौन है? मैं डालता हूं, आपकी पार्टी के बॉस कौन है? हमारी बॉस दिल्ली की जनता है, हमारी बॉस देश की जनता है। हम देश की जनता की सेवा करते हैं और उनके लिए एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास जब से हम राजनीति में आए हैं तब से हम कर रहे हैं। पानी लीजिए आप। आपकी पार्टी कहती है कि इस बार दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। आप मुझे बताइए कि क्या वाकई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस का एक मॉडल बनाया सरकार गिराने का, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई ईडी का एक मॉडल बनाया सरकार गिराने का, यह भारतीय जनता पार्टी का नया फॉर्मूला निकल के आएगा। क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है? इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल पे आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। फिर वो कहेंगे कि जी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है यह किसी भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुई है, यह दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार गिराने के लिए हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है वो 10 साल तक दिल्ली में चुनाव लड़ लें, वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकते। आपको लगता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? हमारे एलजी साहब के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उनकी तो दिली तमन्ना है कि किसी दिन भी यहां पे राष्ट्रपति शासन मेरे पास सवाल बड़े आगे ले लें फटाफट। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात होती है, बात हुई आपकी उनसे? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। वो बनेंगी सीएम दिल्ली की? देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी थे, अरविंद केजरीवाल जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। अब समस्या क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो बहुत सारे पत्रकार हैं उनको ना सनसनी चाहिए, उनको गॉसिप चाहिए। नहीं, हम तो हकीकत जानना चाह रहे हैं। ये गॉसिप नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो बनेंगी या नहीं बनेंगी या कौन होगा दिल्ली का बॉस। इस पे तो दिल्ली के लोगों ने अपनी एक तरफी राय व्यक्त करी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की बात आ रही है, हम सबसे पहले दिल्ली के लोगों के पास गए। हमने दिल्ली के लोगों से पूछा, क्या ये तो देखिए कई महीने से चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमने दिल्ली के लोगों से जाके पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हैं तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दिल्ली के लोगों की एक तरफी राय थी कि चाहे जेल से सरकार चले, अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री रहना चाहिए। इससे पहले भी कई सीएम जेल गए हैं, तो उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया कि जेल से ही चला लेते हैं? लालू हुए, हेमंत सोरेन हुए, ये सब भी तो चला सकते थे। देखिए, जब आप कन्विक्ट होके जेल जाते हैं, आप हेमंत सोरेन कहां कन्विक्ट? आप पहले में और अब में एक अंतर समझिए। पहले मान लीजिए कि किसी केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, सीआरपीसी में आपके खिलाफ कोई केस होता था। नहीं, इसमें भी वही धारा है। अरे सर सुन तो लीजिए, आप मुझसे सुनने आए हैं। जी, अगर आपको ही सुनाना है तो आप ही अकेले स्टेज पे बैठ जाइए। नहीं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पे किसी का आप पे केस हुआ, चाहे भ्रष्टाचार का हुआ, चाहे किसी क्राइम का हुआ, अगर आपका कन्विक्शन होता था और आप जेल जाते थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते। देश का संविधान भी बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अपने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दें तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो अगर आपकी कन्विक्शन हुई और आप 2 साल से ज्यादा आपकी सजा हो गई तो यह बहुत स्पष्ट था कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है विपक्ष पे हमला करने के लिए
ये कानून क्यों बना था? मैम मेरा सवाल ये नहीं था, सुन तो लीजिए। मेरा सवाल ये था कि बाकी जो सीएम अंदर गए हैं उन्होंने ये प्रयोग क्यों नहीं किया जिनका आप हवाला दे रही हैं? हेमंत तो सोरेन आप सुन, देखिए अगर आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो फिर आपको पता कैसे चलेगा मैं क्या कहने वाली हूं। तो आप भी थोड़ा सा जल्दी से आ जाइए मैम, आप भी थोड़ा सा धैर्य समय रखिए। कम है। नहीं तो कोई नहीं, तो आपको अपने सवालों की लिस्ट खत्म नहीं करनी है, आपको हमारा पक्ष सुनना है, आम आदमी पार्टी की बात जाननी है। सुनाइए ना आप। तो पीएमएलए आज के दिन में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये क्यों बना? ये ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बना और ये टेररिज्म रोकने के लिए बना। इसीलिए ये ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। लेकिन आज पीएमएलए का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने के लिए नहीं होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे होता है। आप पीएमएलए में जेल चले गए, पीएमएलए में बेल उसके बाद आपको मिलती नहीं है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डालो, पता नहीं वो कब निकल के आएंगे और आप उनकी सरकार गिरा दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला सक्सेस ना हो पाए, वरना आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, कल ममता बनर्जी को जेल में डालेंगे, उसके बाद स्टालिन को जेल में डालेंगे, पिनरी विजयन को जेल में डालेंगे, एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालेंगे और उनकी सरकार गिराएंगे। क्या वो नेता आपके साथ खड़े हैं आज? बिल्कुल, ये सब नेता हमारे साथ खड़े हैं। 31 तारीख को इस डर में कि उनके साथ भी ये हो सकता है या अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है इसलिए? इस डर में कि इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, इस डर में कि आज अगर 2024 के चुनाव में हमने लोकतंत्र को और संविधान को नहीं बचाया तो शायद 2029 में चुनाव ही ना हो। ये डर आज विपक्ष का है और ये डर देश में बहुत लोगों का है, इसीलिए विपक्ष साथ खड़ा है, देश के लोग साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए। आतिशी जी, आपको डर है कि अब ये एक्साइज पॉलिसी वाला मामला पंजाब भी जाएगा? क्योंकि आपके अमरूद के बागों तक तो ईडी पहुंच गई है, वहां पर उसको रोकने की आपकी क्या तैयारी है? पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि दिल्ली की ही एक्साइज पॉलिसी को पंजाब में कॉपी किया गया है, तो अगला नंबर पंजाब का है। देखिए क्या फर्क पड़ता है, अगर उन्हें जेल में डालना होगा तो स्कूल के कमरों में जेल पे डाल देंगे, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जेल में डाल देंगे, दिल्ली की डीटीसी बसेस को लेके जेल में डाल देंगे, अमरूद के पेड़ को लेके जेल में डाल देंगे, आम के पेड़ को लेके जेल में डाल देंगे, पपीते के पेड़ को लेके जेल में डाल देंगे। कैसे उनको? समस्या हमारी पॉलिसीज की नहीं है, समस्या यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि अगर इस देश में विपक्ष का एक नेता है जो उनको चैलेंज कर सकता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है, और यही डर है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के एक एक करके हर नेता को जेल में डाला जा रहा है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से या उनको अगर बेल नहीं मिलती है जल्दी तो आपकी पार्टी बिखर जाएगी? देखिए, उम्मीद तो बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिन से हमारे विपक्षी दलों में बहुत खलबलाहट है, क्योंकि 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था, उनको लग रहा था कि मात्र 2-3 दिन में, क्योंकि उन्होंने ये अफवाह फैलाई हुई थी कि अरविंद केजरीवाल ऑटोक्रेट की तरह पार्टी चलाते हैं, सारे निर्णय अरविंद केजरीवाल लेते हैं, अरविंद केजरीवाल के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो इस पूरी उम्मीद में थे कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के 2-3 दिन में ही पार्टी तितर बितर हो जाएगी। इसका फायदा नहीं मिल रहा क्या आपको? जो आज व्हाट्सएप नंबर जारी किया है उसको लेके सवाल है। लेकिन उनकी उम्मीद के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ दिल्ली के सड़कों में भी लड़ाई लड़ रही है, न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रही है, चुनावी लड़ाई भी लड़ रही है। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पर जहां जहां पे भी हम लोकसभा के चुनाव में अपनी सीटें लड़ रहे हैं वहां पे शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। सुनीता केजरीवाल जी को व्हाट्सएप नंबर क्यों जारी करना पड़ा? मुझे लगा शायद रिस्पांस नहीं मिल रहा होगा इसलिए करना पड़ा, या इसकी वजह कुछ और है? देखिए, उनको व्हाट्सएप नंबर उन्होंने इसलिए जारी किया क्योंकि आज आप दिल्ली की सड़कों पर कहीं पे भी जाइए, आपको इतने लोग मिलेंगे, खासकर के महिलाएं, खासकर के बुजुर्ग, जो अरविंद केजरीवाल को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरे ही अपनी विधानसभा क्षेत्र में मेरी एक मीटिंग थी, वहां पे एक बुजुर्ग महिला जो तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम गई थी, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के नाम पर आंसुओं से रो रही थी।
उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को छुड़वाने के लिए मैंने व्रत रखा है एक दिन का। दिल्ली में आज हजारों ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए आंखों से आंसू बहा रहे हैं। तो ये उनके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, जब अरविंद केजरीवाल जी का परिवार उनसे मिलने जाता है कस्टडी में, उनके पास लेकर जाएगा। आतिशी जी, मेरे ना सवाल तो बहुत थे पर समय खत्म हो गया। मैंने पूछना आपसे यह भी था कि पंजाब में आपने कांग्रेस के सभी नेताओं को उठाकर या तो जेल की हवा खिला दी या फिर जांच करवा दी, और ऊपर से गठबंधन भी करने के लिए बेताब रहते हैं कांग्रेस से। लेकिन समय की कमी है, इसलिए इस सवाल को अगली बार आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई है तो माफी चाहता हूं। लेकिन एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में नेताओं के आने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। आप बने रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।